विषम परिस्थिति में है, घरों में स्वस्थ होंगे, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। तो आइए आज विकास की समझ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आय एवं अन्य लक्ष्य, जहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आय एवं अन्य लक्ष्य। हम तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। इसमें से अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है। जैसे कि मजदूर बेहतर मजदूरी, उद्योगपति अधिक लाभ, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोजगार इंजीनियर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। भैया बहनों, हर कोई चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़े, और मेरी जब आमदनी बढ़ेगी तो मेरे घर परिवार की भरण पोषण अच्छे से होगा, मेरी जो आवश्यकताएं हैं वह आसानी से मैं पूर्ण कर सकूंगा। यह प्रयास हर कोई करता है। तो आय प्राप्त करने से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे तथा उनका जीवन स्तर उठेगा। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी इच्छाएं होती है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भैया बहनों, आप अपने भी जीवन में हम विचार करें कि जो 200 रुपये कमाने वाला है वो चाहता है कि मेरी मजदूरी 400 हो जाए, जिसकी सैलरी 5000 है वो चाहता है मेरी सैलरी 7000, 8000 या 10000 हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़ेगी तो मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ मैं लेना चाहता हूं, जो चीज़ मैं खरीदना चाहता हूं, वो मुझे आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भय मुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व हो, अर्थात उसको नियमित काम मिले तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध होता है। कहने का अभिप्राय ये भैया बहनों, हर व्यक्ति इन चीज़ों की अपेक्षा करता है कि मुझे डॉक्टर की, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले, रहने के लिए एक अच्छा मकान मिले, और इसके साथ साथ मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह मुझे आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर कोई प्रयास करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलें, मैं दिखाने का प्रयास करूँ। आपको दिख रहा होगा आय के मापदंड और आय का वितरण। तो आखिर ये आय का मापदंड और वितरण क्या है? आइए हम सब चर्चा करें कि देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। देश के विकास में किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है और क्या क्या उसके मापदंड होंगे। देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन से हम समाज से आय का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी का एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जा सकता है। भैया बहनों, यहाँ शब्द पर ध्यान चाहूँगा मैं। देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना गया है, अर्थात जिस देश में राष्ट्रीय आमदनी अधिक होगी, जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगा, तो वह सरकारें क्या करेंगी, अधिक से अधिक पैसा अपने सुविधाओं के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उपयोग कर सकेंगे। जब तक कि सरकार के पास राष्ट्रीय आय नहीं होगी, पैसे नहीं होगी, माने सीधे शब्दों में कहें, अगर राजकोष में पैसा नहीं होगा तो वह लोगों में ज़्यादा सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्च करने में वह सक्षम नहीं होगा। तो प्यारे भैया बहनों, यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पर कह रहा है कि चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 का एक रिपोर्ट दे रहा है। दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिख रहा होगा, राज्य प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय कितना बता रहा है,
1,14,392 रुपये। भैया बहनों नीचे देखिएगा केरल, केरल में क्या बता रहे हैं 1,03,820 रुपये। वहीं बिहार, बिहार में क्या बता रहे 31,199 रुपये। तो ये क्या बता रहे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये प्रति व्यक्ति आय क्या सबका एक ही जैसा होगा? तो इससे पहले मैं आपको और आगे ले चलूं, इसमें एक बात पर आपको विचार करना होगा कि प्रति व्यक्ति आय में के आधार पर हम अलग अलग राज्यों की तुलना कर सकते हैं। कैसे तुलना करेंगे? तो यहाँ आप देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,14,392 है, जबकि बिहार में 31,199 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, और जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो क्या वहाँ की सरकारें ज़्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम होंगी? नहीं होंगी। वहाँ मूलभूत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होंगी। वहाँ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये इन सब सुविधाओं पर सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। और इसका कारण क्या है? वहाँ की आमदनी कम है, और आमदनी कम है तो वह लोगों पर ज़्यादा व्यय नहीं कर पाती है। और इसलिए हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा आमदनी है महाराष्ट्र की, दूसरे नंबर पर केरल है, और तीसरे नंबर पर बिहार। अर्थात बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अर्थात इसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं कि कौन से राज्य का कितना विकास हो रहा है। भैया बहनों यहाँ पर महाराष्ट्र और इन सब चीज़ों का हम तुलना करके थोड़ा और जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखते हैं कि आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। हम पिछली कक्षा से याद करने की कोशिश करें कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, कम है, क्या है आप स्वयं देखिएगा। फिर बिहार में सबसे कम है। इसका अर्थ क्या हुआ? औसतन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति 31,199 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध है। इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं एवं समय के साथ इनकी प्रगति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भैया बहनों प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है, ध्यान चाहूँगा मैं, प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों का इतना ही आय प्राप्त होता होगा, है ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत अधिक होती है, किंतु अधिकांश लोगों की आय औसत से कम होती है। इस असमानता को समझने के लिए हम आय का वितरण भी देखना होगा। एक उम्र का एक अंदाज़ा बताऊं मैं, जैसे 5 बच्चे हैं, किसी का उम्र 13 साल है, किसी का 14 साल है, कोई 15 साल का है, 2 लोग 16 साल के, ऐसे अलग अलग आयु हो सकता है। अब हम उसका 13, 14, 15, 16, 17 साल अलग अलग आयु के बच्चों का औसत निकालते हैं तो भैया बहनों इसमें ये आ रहा है कि बच्चों की औसत आयु 14.5 साल है। तो क्या सभी भैया बहनों का उम्र 14.5 साल ही हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसका क्या है? औसत है, जिसकी आयु किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, मगर हमने औसत जब निकाला तो उसमें 14.5 वर्ष आता है। ठीक ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय के साथ भी है। किसी की आमदनी 50,000 है, किसी की आमदनी 5,000 है, किसी का 40,000 है, मगर जब हमने एक औसत निकाला तो इससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। भैया बहनों यहाँ पर एक और मैं बात आपको बताने का प्रयास करूँ। एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 2 समूह की औसत आय बता रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है? 2010 में ए की आमदनी 2,000, बी की आमदनी 4,000, सी की आमदनी 5,000, डी की आमदनी 6,000, ई की आमदनी 3,000, कुल आय कितना हो गया? 20,000। प्रति व्यक्ति आय निकाले, कितना हो गया? 4,000। अब 4,000 मतलब ये क्या है? औसत आय। जितने लोग हैं सभी की आमदनी को 5 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। ए बी सी डी ई 5 लोगों का आय निकाला, 5 से हमने जितने लोगों की आमदनी है टोटल कितना? 20,000, उसको हमने भाग दिया तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया?
4000 हो गया। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं 2012 में ए की आमदनी 10 में था 2000, वो 2012 में हो गया 2000, मतलब वो बढ़ा नहीं है। फिर हमने देखा बी की आमदनी पहले 4000 था, वो बढ़कर 8000 हो गया। सी की आमदनी 5000 था, वो बढ़कर 6000 हो गया। डी की आमदनी 6000 का 6000 रह गया। फिर ई की आमदनी कितना है 3000, और वो बढ़कर कितना हो गया 8000। तो कुल आय कितना हो गया 30000। अब यहाँ पर 30000 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, औसत आय, अब हमने 30000 को किससे भाग दिया, 5 लोगों का औसत निकाले, 5 से हमने 30000 को भाग दिया, तो भाग देने पर क्या आएगा 6000। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति औसत आय क्या हो गया 6000। अब भैया बहनों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, औसत आय 6000 निकल गया, यहाँ पर देखिएगा 6000। अब ये जो 6000 बता रहा है, पर क्या सभी की आमदनी 6000 हुआ क्या? ए की आमदनी तो पहले भी 2000 था, अब भी 2000 है। बी का 8000, 4000 था, वो 8000 हो गया। किसी का 6000, किसी का 8000, पर हमने औसत जब निकाला तो ये 6000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सभी का यह औसत आय है, यह वास्तविक आय नहीं है। कहने का मतलब है कि औसत आय एक अनुमान है, यह फिक्स नहीं है। सभी का आय 6000 नहीं है, किसी का 2000 है तो किसी का 8000 है, यह मात्र औसत आय है। तो इससे वास्तविकता औसत आय निकालने से वास्तविक आमदनी छुप जाती है। इस तरीके से हम किसी दो परिवार का, दो राज्य का, दो देश का हम तुलना कर सकते हैं और औसत आय के आधार पर किसी भी देश के विकास को मापा जा सकता है। आज विकास की समझ में इस टॉपिक पर, जिस पर चर्चा कर रहा था, आय के मापदंड और आय का वितरण, आज के लिए इतना ही। अगले कालखंड में और इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।